बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि किसी ज़माने में स्पेन में एक बहुत ही गरीब दर्जी रहता था। उसका नाम था मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा का एक ही लड़का था, उसका नाम अलादीन था। मुस्तफ़ा तमाम दिन अपनी दुकान पर बैठा रहता और कभी अलादीन की तालीम और तरबियत की तरफ ध्यान न देता। नतीजा ये हुआ कि उसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन उसे कुछ न आता था। बस वो तमाम दिन आवारा लड़कों के साथ खेलता फिरता। वो बड़ा जिद्दी और कामचोर हो गया था। माँ बाप का कहना न मानता, बस खाना खाने के लिए घर में दाखिल होता। उसके बाप ने बहुत चाहा कि उसको दर्जी का काम ही सिखा दे, लेकिन वो मौका पाकर दुकान से भाग जाता। अब तो उसके माँ बाप उसकी तरफ से मायूस हो गए। मुस्तफ़ा दर्जी को तो इतना दुख हुआ कि वो बीमार हो गया और आखिर एक दिन बीमारी में उसका काम तमाम हो गया। अलादीन की माँ ने जब देखा कि उसका लड़का किसी तरह भी उस दुकान को न चला सकेगा, तो उसने वो दुकान और उसका सारा सामान बेच दिया। अब बेचारी बुढ़िया सूद काट काट कर बाजार में बेचती, उसी तरह अपना और अपने नालायक बेटे का पेट पालती। बाप के मरने के बाद तो अलादीन को किसी का डर नहीं रह गया। अब तो वो आज़ादी से घूमने फिरने लगा, यहाँ तक कि उसकी उम्र 14 साल की हो गई, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। एक दिन अलादीन लड़कों के साथ बाजार में खेल रहा था कि एक अजनबी शख्स वहां आया और वो बड़ी गौर से लड़कों को देखने लगा। अचानक उसकी नजर अलादीन पर पड़ी। ये शख्स एक जादूगर था जो अफ्रीका के एक मुल्क मराकश से आया था। उसने जैसे ही अलादीन को देखा तो अपने दिल में कहने लगा कि यही वो लड़का है जिसको ढूंढता हुआ मैं मराकश से यहां तक आया हूं। बस मेरा काम बन गया। उसने अलादीन और उसके माँ बाप के बारे में पहले ही मालूम कर लिया था, इसलिए अलादीन के पास जाकर कहा, ए लड़के, कि तुम्हारा नाम अलादीन है और तुम मुस्तफ़ा दर्जी के बेटे हो। अलादीन ने कहा, हाँ, मैं मुस्तफ़ा दर्जी का बेटा अलादीन हूँ, लेकिन मेरा बाप तो कई साल हुए मर गया। ये सुनते ही उस शख्स ने अलादीन को सीने से लपेटा और खूब फूट फूट कर रोने लगा। अलादीन ने कहा, आप क्यों रोते हैं? कि आप मेरे बाप को जानते हैं? मेरे प्यारे बेटे, उस शख्स ने कहा, मैं अब तुमसे क्या कहूँ, मैं तुम्हारा चचा हूँ। मैं तो अपने भाई से मिलने के लिए इतनी दूर का सफर करके आया हूँ। मुझे क्या मालूम था कि मेरा प्यारा भाई इस दुनिया में नहीं है। मेरी तो सारी आरज़ू मिट्टी में मिल गई। ये कहकर वो और ज्यादा रोने लगा। फिर बोला, मेरे बेटे, जब तुम खेल रहे थे तो तुमको देखते ही मुझे ख्याल आया कि ये लड़का मेरे भाई से मिलता जुलता है। ये जरूर मेरा अपना भतीजा है। बस अब तू ही मेरा सहारा है। उसने अलादीन को सीने से चमेट लिया और बोला, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे मेरे भतीजे से मिला दिया। उसके बाद उसने अलादीन से उसके घर का पता पूछा और अपनी जेब से कुछ रुपए पैसे निकालकर उसे दिए और बोला, बेटा अलादीन, अपनी माँ से मेरा सलाम कहना, मैं उससे कल मिलने आऊंगा। ये कहकर वो शख्स चला गया और अलादीन दौड़ता हुआ अपने घर गया और माँ से जाकर बोला, अम्मा अम्मा, हमारे एक चचा भी हैं, वो यहाँ आए हैं, उन्होंने सलाम कहा है। माँ ने कहा, अलादीन तू कैसी बातें करता है? तेरे बाप के कोई भाई नहीं था? अलादीन ने कहा, नहीं माँ, वो अब्बा के भाई हैं। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और मुझे सीने से लगाकर बहुत रोए। वो कल तुमसे मिलने खुद आएंगे। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं। अगले दिन सुबह को जब अलादीन बाजार में लड़कों के साथ खेल रहा था तो वही शख्स फिर वहां आया और अलादीन को गले से लगाकर बोला, अपनी माँ को ये 2 रुपए देना और उससे कहना कि आज शाम को तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। इस वक्त एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला गया। अलादीन दौड़ता हुआ घर गया और माँ से बोला, अम्मा, चचा ने ये 2 रुपए दिए हैं और वो आज शाम को हमारे यहाँ आएंगे और यहीं खाना खाएंगे। अलादीन की माँ 2 रुपए लेकर बाजार गई और खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाई। उसने खाना पकाया। जब शाम हुई तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। अलादीन ने दौड़कर दरवाजे पर देखा तो उसका चचा खड़ा था। वो मारे खुशी के फूला न समाया। उसके साथ एक मजदूर भी था। उसके सर पर एक टोकरा था जिसमें तरह तरह के फल और मेवे और खाने पीने का सामान था। उसने अलादीन की माँ को सलाम किया और टोकरा उसे दिया और बोला, मेरा भाई कहाँ बैठा करता था? अलादीन की माँ ने दालान की तरफ इशारा किया। वो एकदम से दालान में गया। वो उस जमीन के फर्श को बार बार चूमता और रोता जाता था। अब तो अलादीन की माँ को भी यकीन आ गया कि ये जरूर मेरे मरे हुए शोहर का भाई है। उसने तसल्ली देते हुए कहा, अलादीन के चचा, अब रोने धोने से क्या फायदा? जो होना था सो हो गया। उसके बाद वो फिर मुंह हाथ धोकर कमरे में जा बैठा। मेरी प्यारी भाभी,
मुझे इतने दिन बाद देखकर तुमको हैरत तो जरूर हुई होगी, क्योंकि मैं 30 साल पहले यहाँ से चला गया था। फिर हिंदुस्तान, अरब, मिस्र और दूसरे मुल्कों की सैर करता फिरा। उसके बाद वहां से मराकश चला गया। अब वहां 20 साल से रह रहा था। एक रोज मैं अपने घर में बैठा हुआ था तो मुझे अचानक मुस्तफ़ा भाई याद आए। मैं बहुत रोया, बहुत रोया। मेरी मोहब्बत ने इतना जोश मारा कि घर से निकल पड़ा और दूर दराज का सफर करता हुआ यहाँ आ पहुंचा। मुझे ये भी याद नहीं था कि मेरे भाई का घर कहाँ है। मैं बाजार में घूमता फिर रहा था कि अचानक मुझे बाजार में बहुत से लड़के खेलते हुए नजर आए। फिर मेरी नजर अलादीन पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपना भतीजा मिल गया हो। मैंने सोचा कि हो ना हो यही मेरे भाई का बेटा है। उसको देखकर मेरी सारी थकन दूर हो गई। लेकिन अफसोस के सबसे पहले मैंने जो खबर सुनी वो अपने भाई की मौत की थी और मेरा दिल धक से रह गया कि हाय, मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। मैं तो शायद इस गम में अपने होश व हवास खो बैठता, लेकिन अलादीन ने मुझे बड़ी तसल्ली दी। जब वो शख्स अपनी बात कह रहा था तो उसने देखा कि अलादीन की माँ की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने अलादीन से पूछा, क्यों बेटे, तुम क्या काम करते हो? इस घर का खर्च कैसे चलता है? अलादीन ने मारे शर्म के अपना सर झुका लिया। तो उसकी माँ ने कहा, भैया मैं तुमसे क्या कहूँ कि इस लड़के का क्या हाल है। सारा दिन मारा मारा फिरता है, कोई काम नहीं करता। इसका बाप भी इसी गम में मर गया और अब इस फिक्र में रोते रोते मैं भी तकरीबन अंधी हो गई हूँ। बड़ी मुश्किल से कुछ सूद काट काट कर बाजार में बेचती हूँ तो दोनों माँ और बेटे का गुजारा होता है। उसको ना अपनी फिक्र है ना मेरी। ये सुबह सवेरे घर से निकल जाता है और खाने के वक्त घर में दाखिल होता है। कभी कभी तो मेरा जी चाहता है कि उसे घर में न घुसने दूं, लेकिन क्या करूं, माँ हूं। ये कहकर वो बहुत रोई। उस शख्स ने अलादीन से कहा, बेटा कितनी शर्म की बात है कि तुम तो खेलते फिरते हो और तुम्हारी माँ इतनी मुसीबत उठाती है। तुमको चाहिए कि मेहनत करके अपनी माँ को खिलाओ। तुम अगर दर्जी का काम नहीं सीखना चाहते तो कोई दूसरा काम सीख लो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक कपड़े की दुकान खुलवा दूं। उसमें सारी दुनिया का बेहतरीन कपड़ा मंगवा दूंगा और तुम बड़ी इज्जत के साथ कपड़े बेचना और मजे में रहना। मैं तुम्हारी मुलाकात कुछ सौदागरों से करा दूंगा। वो लोग तुम्हारा हर तरह ख्याल रखेंगे और फिर तुम्हारा कारोबार इतना अच्छा चलेगा कि तुम खूब इज्जत से रहोगे। अलादीन को रजामंद पाकर वो बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि तुमने मेरी बात मान ली। अब तुम बहुत बड़े दुकानदार बन जाओगे। तुम्हारी अपनी दुकान होगी। तुमको चाहिए कि आवारा लड़कों के साथ खेलना छोड़ दो। मैं तुमको कल सुबह ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए बड़ा शानदार लिबास खरीदूंगा। एक पगड़ी भी ले दूंगा। उसको पहनकर तुम एक सौदागर लगने लगोगे। फिर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी दुकान तलाश करूंगा जहां बैठकर तुम अपना काम कर सको। अलादीन की माँ बड़ी खुश हुई कि खुदा ने उसकी सुन ली और उसको इतना अच्छा रिश्तेदार भेज दिया। उसने दस्तरखान बिछा दिया और खाना लगा दिया। फिर तीनों मिलकर खाना खाया। खाने के बाद वो ये कहकर चला गया कि मैं कल अलादीन को कपड़े वगैरह दिलवाने जाऊंगा। अगले दिन वादे के मुताबिक सुबह सुबह वो अलादीन को लेने के लिए आ गया। अलादीन उसके साथ हो लिया। वो उसको कपड़ों की आलीशान दुकान में ले गया जहां उसने अलादीन को बड़ी कीमती पोशाक दिलवाई। उसके लिए रेशम की एक पगड़ी खरीदी, एक जूता और कमर की पट्टी खरीदी। अलादीन ने ऐसा शानदार लिबास पहले कहाँ देखा था। बहुत खुश हुआ। उस शख्स ने उसकी कीमत दी और अलादीन से बोला, चलो अब हम चलें, क्योंकि नए कपड़े नहा धोकर ही पहनने जाते हैं। उस शख्स ने अलादीन को हमाम में ले जाकर खूब अच्छी तरह नहलवाया और नए कपड़े पहनाए। फिर एक जगह पहुंचकर उसको बहुत अच्छा खाना खिलवाया। अब तो अलादीन को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई शहजादा हो। उसने अपने चचा का हाथ चूमा और उसका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उस चचा ने अलादीन को सारे शहर की सैर कराई, शाही महल दिखाया, जामे मस्जिद दिखाई, सौदागरों के तौर तरीके सिखाए। फिर अपने जानने वाले सौदागरों से मुलाकात कराई। जब शाम हुई तो उसे लेकर घर आया। अलादीन की माँ अपने बेटे को इतने अच्छे लिबास में और इतना साफ सुथरा देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस शख्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और बोली, मैं सारी उम्र तुम्हारी एहसान का बदला ना चुका सकूंगी। तुमने मेरे साथ बड़ी मेहरबानी की। उस शख्स ने कहा, मेरे भाई का बेटा मेरा अपना बेटा है, वो कोई गैर तो है नहीं। अब तुम उसकी तरफ से परेशान मत हो। ये बहुत अच्छा लड़का हो गया है। खुदा ने चाहा तो अलादीन एक बहुत बड़ा सौदागर होगा और ये घर खुशहाल हो जाएगा। कल जुम्मा मुबारक का दिन है, सारा बाजार बंद रहेगा, इसलिए मैं कल उसे बड़े अच्छे अच्छे बागों की सैर कराने ले जाऊंगा। वहां बड़े बड़े सौदागर सैर करने जाते हैं। ये कहकर वो शख्स चला गया। रात भर मारे खुशी के अलादीन को नींद नहीं आई। फिर जब सुबह होते होते उसकी आंख लगी तो उसने बड़े मजे मजे के ख्वाब देखे। सूरज निकलने के बाद वो जल्दी से उठा। उसने मुंह हाथ धोए, कपड़े बदले और चचा का इंतजार करने लगा।
जरा सी देर में उसको चचा आता हुआ दिखाई दिया। अलादीन दौड़कर उससे लिपट गया। फिर वो शख्स उसे लेकर चला गया। वो अलादीन को शहर की सारी इमारतें दिखाता हुआ शहर से बाहर ले गया। अब वो शहर से बाहर दूर, बहुत दूर निकल आए। बेचारा अलादीन चलते चलते थक गया। इससे पहले वो कभी इतना नहीं चला था। वो कहने लगा, चचा जान, हम बहुत दूर निकल आए हैं, शहर पीछे रह गया। अब तो कोई बाग भी दिखाई नहीं देता, सामने सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। अब कितनी दूर चलना है, मैं थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। उस शख्स ने एक थैले में से फल, मेवे और मिठाइयाँ निकाली और अलादीन को दिखलाई और बोले, बेटा, मैं तुमको खास तौर पर जो जगह दिखाने लाया हूँ वो यहाँ से बहुत करीब है, ज़रा हिम्मत से काम लो, अब तुम बच्चे नहीं रहे। उसने अलादीन की हिम्मत बंधाने की कोशिश की और फिर उसे लेकर पहाड़ी के नीचे आया। दरअसल यही वो जगह थी जिसके लिए वो मराकश से चलकर यहाँ तक आया था। ये है वो जगह। उसने अलादीन से कहा, ज़रा देर आराम कर लो, फिर तुमको बाग देखने को मिलेगा, ऐसा बाग जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी। उसको देखकर तुम्हारी सारी थकन दूर हो जाएगी। जब अलादीन थोड़ी देर आराम कर चुका तो उस शख्स ने कहा, तुम थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करो, फिर तमाशा देखना। अलादीन ने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके सामने ढेर लगा दिया। उस शख्स ने पहले तो लकड़ियों को आग लगाई, उसके बाद उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर पाउडर छिड़का। पाउडर का छिड़कना था कि उसमें से बड़ा गहरा धुआं निकला। उस धुएं का निकलना था कि सारी ज़मीन हिल गई, चट्टानें लड़खड़ाने लगी और ज़मीन में एक गड्ढा पड़ गया। और उन्होंने देखा कि वो गड्ढा एक पत्थर की सिल से ढका हुआ था और सिल के बीचों बीच एक तांबे का कड़ा था। अलादीन के मुंह से डर के मारे चीख निकल गई। वो थर थर कांपने लगा और बड़ी तेजी से पीछे की तरफ भागा। वो शख्स उसके पीछे दौड़ा। उसने अलादीन की गर्दन पकड़ी और इस जोर से थप्पड़ मारा कि अलादीन के मुंह से खून निकलने लगा। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर उस शख्स ने उसे उठाया और बड़ी मोहब्बत से बोला, अलादीन, मैं तुमको आदमी बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा चचा हूँ, इसीलिए मैंने तुमको मारा। तुमको मेरा कहना मानना चाहिए। अब मेरी हर एक बात को गौर से सुनो। ये सब कुछ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुमने देखा कि किस तरह मैंने जादू के जोर से ज़मीन को खोल दिया है। इस पत्थर की सिल के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना है। तुम्हारे अलावा कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता, मैं भी नहीं जा सकता, और ये सारा खजाना तुमको मिल जाएगा। अब जैसा मैं तुमसे कहूँ वैसा करो, फिर हम उसको आपस में बांट लेंगे। बेचारा अलादीन मार खाने के बाद इतना डर गया था कि उसके कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा, चचा जान, आप जैसा कहें मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। ये सुनकर वो बड़ा खुश हुआ। उसने अलादीन को प्यार किया और बोला, तुम तो मुझे अपने बेटे की तरह प्यारे हो। मेरे कोई बेटा नहीं है, जो कुछ हो तुम हो, मैंने तुम्हारे लिए सारी मुसीबत उठाई है। यह कहकर उसने अलादीन की उंगली में एक जब वो वापस पर बाग से गुजर रहा था तो उसे पेड़ नजर आए। हर पेड़ पर रंग बिरंगे फल लदे हुए थे। उसने ऐसे फल इससे पहले कभी न देखे थे। उसको क्या मालूम था कि ये फल नहीं है बल्कि बेशकीमत हीरे और जवाहरात हैं। अलादीन ने उन्हें दरख्त से तोड़ तोड़ कर जेबों में भर लिया और लौट कर फिर उस गड्ढे के पास आ पहुंचा और वहां जाकर बोला, चचा जान, मैं आ गया हूँ, मुझे ऊपर खींच लो। उस शख्स ने कहा, पहले मुझे चिराग दो, तब मैं तुमको निकालूंगा। अलादीन ने कहा, पहले मुझे निकालो, तब मैं तुमको चिराग दूंगा। अलादीन को डर लगने लगा कि कहीं बूढ़ा चिराग लेकर चला ना जाए और मुझे गड्ढे में पड़ा रहने दे। बूढ़ा ये समझा कि अलादीन की नीयत खराब हो गई है और अब ये मुझे चिराग नहीं देना चाहता। उसे बहुत गुस्सा आया और जोर से चीखा, शोर के बच्चे, मुझे चिराग देता है या इसी गड्ढे में मरना चाहता है। ये सुनकर अलादीन डर गया और उतर कर नीचे चला गया ताकि इतनी देर में उसके चचा का गुस्सा कम हो जाए तो वो निकाल देगा। अब तो बूढ़ा मायूस हो गया। उसने बड़े गुस्से से कहा, अच्छा तो तुझे अब इसी गड्ढे में सड़ा दूंगा। यह कहकर उसने आग पर पाउडर छिड़का और कुछ पड़ा। पत्थर की सिल अपनी जगह पर आ गई और वो गड्ढा पहले की तरह बंद हो गया और बूढ़ा मायूस होकर वापस चला गया। दरअसल ये बूढ़ा एक जादूगर था। यह अलादीन का चचा थोड़े ही था। वो मराकश का रहने वाला था। उसने बचपन से जादू सीखना शुरू कर दिया था। उसे अपने जादू के जोर से पता चला था कि चीन में एक जादू का चिराग है। जिसके पास ये चिराग हो, जिन उसका गुलाम हो जाएगा। लेकिन उस चिराग को मुस्तफ़ा दर्जी का बेटा अलादीन ही निकाल सकता है। इसीलिए वो इतना लंबा सफ़र करके अलादीन को ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचा था। लेकिन उसका ये ख्वाब पूरा ना हो सका और वो अलादीन को उस गार में बंद करके वापस चला गया। अब ये अलादीन गार में बैठा था कि एकदम ज़मीन हिली। अलादीन डर गया कि अब वो उसी गार में दब जाएगा। वो तेज़ी से सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन गार का मुंह बंद हो चुका था। अलादीन का दिल दहल गया। वो ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रोने लगा।
اس نے چچا کو آواز دینا شروع کی، مجھے باہر نکالو، مجھ سے چراغ لے لو، لیکن وہاں کون سننے والا تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ آدمی اس کا چچا نہیں۔ اسے اپنی ماں بہت یاد آئی جسے اس نے بہت ستایا تھا۔ اس طرح وہ 2 دن یہاں پڑا رہا بغیر کچھ کھائے پیے۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس ترکیب سے نکلے۔ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا اور اس مایوسی میں وہ اپنے ہاتھ ملنے لگا۔ اس طرح ہاتھ ملنے سے اس کے چھلے میں جو رگڑ لگی تو ایک دم ایک جن آ گیا۔ اس نے بڑے زور سے کہا، تو نے مجھے بلایا ہے، کہو مجھ سے کیا کام ہے۔ الادین اس جن کو دیکھ کر ڈر گیا، لیکن پھر اس نے ہمت کر کے کہا، مجھے اس غار سے باہر نکالو۔ ابھی اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ اس نے دیکھا کہ وہ اوپر میدان پر کھڑا تھا جس جگہ جادوگر نے آگ جلائی تھی۔ وہاں سے جن غائب ہو چکا تھا۔ الادین نے مارے خوشی کے پھولا نہ سمایا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ شہر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے ماں کی گود میں گر پڑا۔ جب الادین کو ہوش آیا تو اس نے ماں سے کہا، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، بھوک کے مارے میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ اس کی ماں دوڑی ہوئی گئی اور گھر میں جو کچھ کھانا تھا وہ سب لائی۔ الادین نے بڑی تیزی کے ساتھ کھانا کھایا، آخر 2 دن سے بھوکا جو تھا۔ پھر اس نے گھٹاگھٹ پانی پیا۔ جب الادین خوب اچھی طرح کھا پی چکا تو بولا، اب سنو اس بدماش کی کرتوت جس کو ہم لوگ اپنا رشتہ دار سمجھ رہے تھے۔ وہ میرے باپ کا بھائی نہیں بلکہ ایک جادوگر تھا۔ جانتی ہو اماں اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ کہہ کر الادین نے شروع سے آخر تک ماں کو سارا حال سنایا۔ الادین کی ماں سنتی جاتی تھی اور جادوگر بوڑھے کو برا بھلا کہتی جاتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے بچے کی جان بچائی۔ ذرا سی دیر کے بعد الادین سو گیا۔ اگلے دن صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو الادین نے اپنی ماں سے کہا، اب میں بہت اچھی طرح رہوں گا اور ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے تم کو تکلیف پہنچے۔ میں آج ہی کام تلاش کروں گا، لیکن پہلے میرے کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ ماں نے کہا، بیٹا میں تجھے کیا بتاؤں، گھر میں اب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ذرا سی دیر ٹھہر جا، میں ذرا سود کاٹ کر بازار میں بیچ جاؤں، پھر کھانے کا سامان لاؤں گی اور تجھے کھانا پکا کر کھلاؤں گی۔ الادین نے کہا، اماں اس وقت سود مت کاٹو، میں جو چراغ لایا ہوں اسے لے آؤ، آج تو اسی چراغ کو بیچ کر کام چلائے۔ الادین کی ماں کو یہ بات پسند آئی۔ وہ جلدی سے چراغ لے کر آ گئی، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ چراغ بڑا گندا ہے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسے صاف کر کے بیچیں، کچھ نہ کچھ پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ اسے صاف کرنے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے چراغ کو رگڑا ایک دم سے ایک زبردست جن سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے الادین کی ماں کے سامنے سر جھکایا اور بولا، میں چراغ کا جن ہوں اور اس آدمی کا غلام ہوں جس کے پاس یہ چراغ ہے۔ الادین کی ماں نے ایسا جن پہلے کہاں دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ الادین نے جلدی سے اپنی ماں کے ہاتھ سے چراغ لے لیا۔ اس نے اسی طرح کا ایک جن کار میں دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گیا، اے چراغ کے جن، ہم لوگ بہت بھوکے ہیں، ہمارے لیے بہت اچھا کھانا لے کر آؤ۔ ذرا سی دیر کے لیے جن غائب ہو گیا اور پھر آ گیا۔ اس کے سر پر چاندی کا بہت بڑا طباق تھا۔ اس طباق میں سونے کے 12 پیالے تھے اور بڑی بڑی 6 روٹیاں تھیں۔ اس نے یہ سارا سامان الادین کے سامنے لا کر رکھ دیا اور پھر غائب ہو گیا۔ الادین نے اپنی ماں کے منہ پر ٹھنڈا پانی چھڑکا، اسے ہوش آ گیا۔ تو الادین نے کہا، اماں اللہ میاں نے ہمارے لیے کتنا اچھا کھانا بھیجا ہے، آؤ کھانا کھائیں۔ الادین کی ماں نے کہا، بیٹا پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ کھانا کہاں سے آیا۔ الادین نے کہا، اماں پہلے کھانا تو کھا لو، پھر میں تم کو سارا قصہ سناؤں گا۔ اب انہوں نے خوب مزہ لے لے کر کھانا کھایا۔ بھوکے تو تھے ہی، پھر اتنا مزیدار کھانا انہیں اس سے پہلے کہاں ملا تھا۔ انہوں نے ڈٹ کر کھایا۔ جو کھانا باقی بچا اسے اگلے دن کے لیے احتیاط سے رکھ دیا۔ کھانا کھانے کے بعد الادین نے اپنی ماں کو جن کا سارا سوداگروں سے بات چیت کرتا اب اس کو دنیا کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ جب یہ 2 دینار بھی ختم ہو گئے تو الادین نے اپنی ماں سے کہا کہ اب تم ذرا سی دیر کے لیے باہر چلی جاؤ، میں جن کو بلاتا ہوں۔ جب اس کی ماں باہر چلی گئی تو الادین نے چراغ کو رگڑا، ایک گرجدار آواز ہوئی اور جن سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، میں چراغ کا جن ہوں اور اس آدمی کا غلام ہوں جس کے پاس یہ چراغ ہوگا۔ الادین نے کہا، ارے بھائی چراغ کے جن، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میرے لیے اچھا سا کھانا لاؤ۔ یہ سن کر جن غائب ہو گیا اور فوراً ہی اپنے سر پر کھانے کا طبق لے کر موجود ہوا، بالکل ویسا ہی جیسا اس سے پہلے لایا تھا۔ سونے کے 12 پیالے اور 6 روٹیاں، اس کے ہاتھ میں آبنوس کی ایک جڑاؤ میز تھی۔ جن نے بڑے تمیز سے کھانے کو میز پر سجایا اور غائب ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں الادین کی ماں بھی واپس آ گئی۔ پھر دونوں نے 2-3 روز تک مزہ لے لے کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد پہلے کی طرح الادین ایک پیالہ لے کر بازار گیا۔ جب وہ بازار سے گزر رہا تھا تو ایک جوہری نے اسے آواز دی۔ یہ جوہری اپنی ایمانداری کے لیے مشہور تھا۔ جب الادین اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ بیٹا، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ تم کچھ چھپائے ہوئے اس یہودی جوہری کے دکان میں داخل ہوتے ہو
और फिर वहां से खाली हाथ निकलते हो। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि ये दुकानदार बहुत बेईमान है। अगर तुम्हारे पास सोने चांदी की कोई चीज़ है तो मुझे दिखाओ, मैं उसके सही दाम बताऊंगा। अलादीन ने फौरन वो सोने का प्याला दिखाया। जौहरी ने देखकर पूछा कि तुमने ऐसे कितने प्याले यहूदी के हाथ बेचे हैं और उसने तुमको क्या दिया? अलादीन ने कहा कि मैंने उसे 12 दीनार में ऐसे 12 प्याले बेचे हैं। तब जौहरी ने उस प्याले को तराजू में तोला और बोला, यह प्याला बड़े अच्छे सोने का बना है और इसकी कीमत 200 दीनार है। अगर तुम कहो तो मैं तुमको 200 दीनार देने के लिए तैयार हूँ। अलबत्ता तुम चाहो तो बाजार के दूसरे जौहरियों को भी दिखा सकते हो। अलादीन इतने दीनार देखकर खुश हुआ। उसको जौहरी की ईमानदारी पर जरा भी शक न था। उसने जौहरी का शुक्रिया अदा किया और ये दीनार लेकर घर आया। अगले दिन उसने बाकी 11 प्याले भी उसी हिसाब से उसी जौहरी के हाथ भेज दिए। अब तो अलादीन और उसकी माँ खूब दौलतमंद हो गए, लेकिन उनके रहन सहन में कोई फर्क नहीं आया। अलादीन गरीब गुरबा की बड़ी मदद करता था। अब वो बाजार के आवारा लड़कों में अपना वक्त खराब नहीं करता था, बल्कि अच्छे अच्छे आदमियों की सोबत में बैठता। जौहरियों की दुकान पर बैठ बैठ कर उसकी मालूमात भी बढ़ गई थी और उसने उनके यहाँ एक से एक आला किस्म के हीरे जवाहरात देखे थे। अब उसको पता चला कि चरा के गार से जो रंग बिरंगे फल लेकर आया था वो दरअसल कीमती जवाहरात थे। उसने उन तमाम फलों को बड़ी एहतियात के साथ एक बड़े से बॉक्स में रख दिया था। एक दिन वो बाजार में कुछ दुकानदारों के पास बैठा हुआ बातें कर रहा था कि इतने में बड़े जोर से मनादी हुई, दुकानदारों और शहरियों, शाही ऐलान सुनो, हमारी शहजादी बदरुल बदर हमाम में नहाने के लिए जा रही है, इसलिए सारा बाजार बंद कर दिया जाए और तमाम मर्द अपने अपने घरों में चले जाएं। जो कोई बाजार में दिखाई देगा उसका सर काट दिया जाएगा। अलादीन ने जब ये ऐलान सुना तो बेख्तियार उसका जी चाहा कि शहजादी को देखे। वो एक जगह चुप कर बैठ गया जहाँ वो तो हर एक को देख सके लेकिन उसे कोई ना देख सके। इतने में उधर से शाही सवारी गुजरी। अलादीन की नज़र जो शहजादी पर पड़ी उसका दिल धक से रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की इससे पहले कहाँ देखी थी। वो सोचने लगा कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। उसने अपनी आंखें मली, लेकिन नहीं, वो लड़की उसके सामने से गुजर रही थी। जब वो लड़की हमाम में दाखिल हो गई तो अलादीन चुपके से अपने घर आ गया और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। माँ ये समझी कि अलादीन की तबीयत कुछ ठीक नहीं। ये देखकर वो परेशान हो गई और बोली, मेरे बेटे क्या बात है, कैसी तबीयत है? मैं अभी जाकर हकीम को बुला कर लाती हूँ और तेरा इलाज कराती हूँ। अलादीन ने अपना सर तकिए से उठाया और बोला, अम्मा मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि मैंने शहजादी बदरुल बदर को देखा है और मैंने जब से उसे देखा है मेरे होश व हवास जाते रहे हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं अच्छा हो जाऊं तो तुम किसी तरह उससे मेरी शादी कर दो। ये सुनते ही अलादीन की माँ घबरा गई। वो समझी कि अलादीन पागल हो गया है, वरना कहाँ हम और कहाँ शहजादी। ये कैसे मुमकिन है कि उसकी शादी अलादीन से हो जाए। वो बोली, मेरे बेटे होश में आओ, हम लोग बादशाह की रियाया हैं। हमारी क्या मजाल कि हम शाही खानदान में शादी के बारे में कुछ सोचें भी। हमें अपनी हैसियत को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अलादीन ने कहा, अम्मा मैं बिल्कुल होश में हूँ, बस ये कि तुम किसी तरह शहजादी से मेरी शादी करा दो। माँ ने बहुत समझाया कि बेटा अगर पास पड़ोस में कोई ये बात सुन लेगा तो हमारी खैरियत नहीं है। फिर तुम खुद ही सोचो कि किसकी हिम्मत है कि बादशाह के सामने ऐसी बात भी कहे। अलादीन ने कहा, यह काम सिर्फ मेरी माँ करेगी। माँ ने कहा, बेटा अभी भी मेरी बात मान ले, तो खुद सोच कर तो एक गरीब दर्जी का बेटा है। भला बादशाह अपनी लड़की की शादी एक दर्जी के बेटे से कैसे कर सकता है? उसकी शादी तो किसी शाही खानदान में ही होगी। अलादीन ने कहा, मैंने खूब अच्छी तरह सोच लिया है। अगर तुम अपने बेटे से सच्ची मोहब्बत करती हो तो तुमको बादशाह के पास जाना है, वरना तुम मुझे जीता ना पाओगी। बेचारी बुढ़िया रोने लगी। बेटा तेरे सिवा मेरा कौन है? अगर तुझको शादी करना है तो मैं तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी, लेकिन खुदा के लिए बादशाह की लड़की का ख्याल छोड़ दे। कहाँ हम गरीब लोग और कहाँ शाही खानदान के लोग। पहली बात तो ये कि मुझे बादशाह के दरबार में कौन जाने देगा। फिर मैं अगर बादशाह के सामने चली भी जाऊं तो उससे कैसे कहूँगी? फिर बादशाह के सामने जाने के लिए उसे नजराना पेश करना होता है। तू खुद सोच ले कि हमारे पास क्या रखा है जो हम बादशाह को तोहफे के तौर पर पेश करेंगे। अलादीन ने कहा, मेरी माँ तूने बड़ी अच्छी बात कही है। ये सच है कि बादशाह के दरबार में जाने के लिए तोहफे की ज़रूरत है। जहाँ तक तोहफे का ताल्लुक है, मेरे पास तोहफा भी ऐसा है जिसको देखकर बादशाह भी खुश हो जाएगा। तुमको मालूम है कि मैं चराग के घर से कुछ बड़े रंगीन और चमकदार किस्म के फल लाया था। सच बात यह है कि ये न फल थे और न मामूली किस्म के पत्थर, ये थे बहुत कीमती जवाहरात। मैं पिछले कुछ दिनों से जौहरियों की दुकान पर बैठा करता हूँ और मैंने तरह तरह के हीरे जवाहरात देखे हैं, लेकिन जैसे मेरे पास हैं इतने कीमती जौहरियों के यहाँ भी मुश्किल से मिलेंगे। ये कहकर उसने संदूक से वो जवाहरात निकाल कर रख दिए
उसने जिन की लाई हुई एक बड़े सोने की थाली में उन जवाहरात को बड़े सलीके से सजाया। जैसे ही अलादीन ने उन्हें थाली में सजाया, रंग बिरंगी रोशनी से सारा कमरा जगमगाने लगा। उसको देखकर अलादीन की माँ तैयार हो गई और बोली, मैं बादशाह के दरबार में ये तोहफा लेकर जाऊंगी। मुझे यकीन है कि बादशाह उन्हें जरूर कबूल कर लेगा। लेकिन अगर बादशाह ने पूछा कि तुम्हारा लड़का क्या करता है, उसका बाप क्या करता है, तो मैं क्या बताऊंगी? अलादीन ने कहा, तुम उसकी फिक्र न करो। बादशाह की आंखें भी हमारे तोहफे को देखकर चकाचौंध हो जाएंगी। फिर मेरे बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मेरे पास वो चिराग है जिसकी बदौलत मुझे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं। अगले दिन अलादीन की माँ जवाहरात का तोहफा लेकर बादशाह के दरबार में पहुंची। वो तो अंदर चली गई, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बादशाह दरबार के काम करने के बाद अंदर चला गया। बेचारी बुढ़िया क्या करती, चुपचाप वापस चली आई। दूसरे दिन फिर वो उसी तरह गई, लेकिन उस दिन भी यही हुआ। वो 6 रोज तक उसी तरह जाती रही। छठे रोज बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मैं कई रोज से एक बुढ़िया को दरबार में आते देखता हूँ। वो कपड़े में कोई चीज लपेट कर लाती है। अब अगर कल फिर आए तो उसको मेरे सामने पेश करना। मैं जानना चाहता हूँ कि वो इस तरह क्यों आ रही है। अलादीन की माँ अगले दिन फिर महल में आई और रोजाना की तरह बैठ गई। बादशाह की नजर बुढ़िया पर पड़ी। उसने वजीर से कहकर उसको बुलाया और पूछा, बड़ी भी, तुमको यहाँ दरबार में क्या काम है जो रोजाना इस तरह आती हो? अलादीन की माँ ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे आपसे कुछ ज़ाती बात कहनी है। अगर मुझे ये बात अकेले कहने का मौका मिले तो अपनी मर्जी आपके सामने अर्ज करूं। बादशाह ने सिवाय वजीर के सबको बाहर जाने के लिए कह दिया। उसके बाद बुढ़िया ने अलादीन से शहजादी की शादी की बात की और कहा, जहां पना मैंने अपने लड़के को हर तरह समझाया, लेकिन मेरा लड़का ना माना और मैं मजबूर होकर यह दरख्वास्त आपके सामने लेकर आई हूँ और आपसे मुआफ़ी चाहती हूँ। बादशाह ने बड़े गौर से बुढ़िया की बात सुनी और पूछा, लेकिन तुम्हारे पास कपड़े में क्या चीज़ है? बुढ़िया ने फौरन कपड़ा उतारा और बादशाह के सामने जवाहरात की तस्वीर रख दी और कहा कि मेरे बेटे ने यह तोहफा आपकी खिदमत में भेजा है। बादशाह इन जवाहरात को देखकर भौंचका रह गया। उनकी चमक दमक ने उसकी आंखों में चकाचौंध कर दी। बादशाह ने वजीर से कहा, इस तोहफे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिसके पास इतनी कीमती जवाहरात हो, क्या मेरी बेटी उसके लायक नहीं? बादशाह का वजीर तो ये देखकर और भी घबरा गया, क्योंकि वो अपने बेटे से शहजादी की शादी करना चाहता था। उसने कहा, यह सच है कि जिस आदमी ने इतना कीमती तोहफा भेजा वो यकीनन शहजादी के लायक है, लेकिन हम उस नौजवान को बिल्कुल नहीं जानते। इसलिए आप जो कुछ करना चाहें वो 3 महीने के बाद करें। बादशाह ने कहा, बड़ी भी, अपने बेटे से कहना कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी की तैयारी के लिए कम से कम 3 महीने लगेंगे। बुढ़िया बड़ी खुशी खुशी घर वापस आई और उसने अलादीन को यह खबर सुनाई। अलादीन ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने इंतजार करना शुरू कर दिया। एक दिन बुढ़िया जब बाजार गई तो उसे सड़कों पर बड़ी रौनक नजर आई। हर तरफ छिड़काव हो रहा था। बाजार में सफाई की जा रही थी। बुढ़िया ने एक दुकानदार से पूछा, आज क्या खास बात है जो बाजार में इतनी चहल पहल है? दुकानदार ने कहा, बड़ी भी, तुम कहाँ रहती हो? तुमको इतनी बात नहीं मालूम कि आज शाम को शहजादी बदरुल बदर की शादी वजीर के लड़के से हो रही है? यह सुनते ही अलादीन की माँ उल्टे पांव घर वापस आई और उसने सारी बात अलादीन को सुनाई। अलादीन ये खबर सुनकर सन्नाटे में आ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो दौड़ पड़ा और अपनी कोठरी में गया। उसने चिराग को रगड़ा। चिराग को रगड़ते ही जिन सामने आ गया और बोला, मैं चिराग का जिन हूँ और उसका गुलाम हूँ जिसके पास ये चिराग है। बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है? अलादीन ने कहा, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। बादशाह ने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देगा, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि वो मेरे बजाय वजीर के बेटे को अपना दामाद बना रहा है। इसलिए मुझे तुमसे काम है कि तुम आज की रात शहजादी और वजीर के लड़के को यहाँ ले आओ। जिन ने कहा, मैं आपका हुक्म बजा लाऊंगा। जैसे ही रात हुई, जिन दोनों को लेकर अलादीन के पास आ गया। अलादीन ने वजीर के लड़के को एक दूसरे कमरे में बंद करवा दिया और शहजादी को अपने कमरे में बिठा दिया। फिर उसने शहजादी से सारी बात बताई कि किस तरह बादशाह ने उसकी माँ से शहजादी की शादी का वादा किया और फिर अपनी बात से फिर गया। लेकिन बेचारी शहजादी सहमी हुई थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब सुबह हुई तो अलादीन ने शहजादी और वजीर के लड़के को फिर उनके महल वापस भिजवा दिया। सुबह को जब बादशाह और मलका शहजादी के पास गए तो उन्होंने देखा कि वो घबराई हुई है। बादशाह ने बहुत पूछा कि आखिर क्या बात है, लेकिन शहजादी ने कुछ नहीं कहा। अलबत्ता जब बादशाह चले गए और उसकी माँ अकेली रह गई तो उसने अपनी माँ को रात का सारा किस्सा सुनाया। उसकी माँ यही समझी कि शहजादी ने कोई डरावना ख्वाब देखा है, इसलिए उसे तसल्ली दी और कहा, इसका किसी से जिक्र करने की जरूरत नहीं। अगले दिन फिर रात के वक्त अलादीन ने जिन को हुक्म दिया कि शहजादी और वजीर के लड़के के पलंग को उसी तरह यहाँ फिर ले आया जाए। पिछली रात की तरह फिर यही हुआ
اور صبح کے وقت جن نے دونوں کو محل میں واپس کر دیا۔ اب تو شہزادی اتنی ڈر گئی تھی کہ اس نے اپنے باپ سے ساری بات کہہ دی۔ بادشاہ نے کہا تم نے مجھ سے پہلے ہی کیوں نہیں کہا تھا؟ بہرحال اب میں اس کا انتظام کرتا ہوں کہ کل پھر ایسا واقعہ نہ پیش آئے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے وزیر کو بلایا۔ وزیر کے لڑکے نے اپنے باپ کو پہلے ہی سارا قصہ سنا دیا تھا اور کہا تھا کہ میں شہزادی سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ چنانچہ جب بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یہ شادی ختم کر دی جائے تو وزیر نے بادشاہ کی بات مان لی۔ چنانچہ اسی دن اعلان کر دیا گیا کہ شہزادی اور وزیر کے لڑکے کی شادی توڑ دی گئی ہے۔ اب تو الادین بہت خوش ہوا اور جیسے ہی 3 مہینے کی مدت ختم ہوئی، الادین نے اپنی ماں کو بادشاہ کے دربار میں بھیجا۔ بادشاہ بڑھیا کو دیکھتے ہی سمجھ گیا۔ اس نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا اور پھر بڑھیا سے بولا، بڑی بھی میں بڑی خوشی سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے میں یہ اطمینان کر لینا چاہتا ہوں کہ تمہارا لڑکا اتنا دولت مند بھی ہے کہ میری بیٹی کا شاہی خرچ برداشت کر سکے۔ اپنے لڑکے سے کہو کہ وہ میرے دربار میں 40 سونے کے دشت میں لدے ہوئے جواہرات بھیجے جو 40 حبشی غلام اپنے کندھوں پر لے کر آئیں۔ الادین کی ماں واپس آ گئی اور اس نے الادین سے ساری بات کہی۔ الادین نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ میں تو اپنی شہزادی پر نہ جانے اس سے کتنے زیادہ روپیہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تم کھانا پکاؤ، میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ الادین نے فوراً چراغ کو رگڑا، جن کو بلایا اور اس سے کہا کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے کو کہا ہے، لیکن اس نے 40 حبشی غلاموں کے کندھوں پر 40 سونے کے تشت لدے ہوئے جواہرات طلب کیے اور کہا جاؤ ان کو لے کر آؤ۔ ذرا سی دیر میں جن 40 حبشی غلاموں کو لے کر آ گیا۔ ان کے سروں پر سونے کے 40 طباق تھے اور ان سب میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے اور ان میں ہر ایک کے ساتھ 40 حبشی غلام بھی تھے۔ جب الادین کی ماں بازار سے واپس آئی تو یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ الادین نے کہا، اماں تم ان کو ساتھ لے کر محل چلی جاؤ اور یہ تمام چیزیں بادشاہ کو پیش کر دو۔ جب یہ جلوس شہر کی سڑکوں سے گزر رہا تھا تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل نکل کر دیکھ رہے تھے۔ ہر طرف شور مچا ہوا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے کسی نے یہ منظر کہاں دیکھا تھا۔ اس طرح یہ جلوس محل پہنچا۔ بادشاہ نے محل کے تمام دروازے کھلوا دیے۔ یہ جلوس بڑی شان کے ساتھ محل میں داخل ہوا اور انہوں نے 40 کے 40 طباق بادشاہ کے قدموں میں رکھ دیے۔ الادین کی ماں نے بڑے ادب سے کہا، جہاں پناہ یہ حقیر سا تحفہ میرے بیٹے نے شہزادی کے لیے بھیجا ہے۔ حالانکہ شہزادی کے شایان شان نہیں ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ اس حقیر سے تحفے کو قبول کر لیں گے۔ بادشاہ تو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے فوراً طے کر لیا کہ اپنی لڑکی کی شادی الادین سے ہی کرے گا۔ بادشاہ نے بڑھیا سے کہا، بڑی بھی تم اسی وقت جاؤ اور اپنے لڑکے سے کہو کہ میں اس کا محل میں استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الادین کی ماں فوراً اپنے گھر گئی۔ الادین تو اس کا انتظار کر ہی رہا تھا۔ جیسے اس نے سنا کہ بادشاہ نے اسے دعوت دی ہے، وہ بہت خوش ہوا اور فوراً اپنی کوٹری میں گیا۔ اس نے چراغ کو رگڑا۔ چراغ کو رگڑنا تھا کہ ایک دم سے جن سامنے آ گیا اور بولا، میں چراغ کا جن ہوں، جس کے پاس یہ چراغ ہے میں اس کا غلام ہوں۔ الادین نے کہا، چراغ کے جن تم میرے لیے ایک شاہی لباس لے کر آؤ جس کو دیکھ کر چین کے لوگ حیران رہ جائیں اور جس سے بہتر لباس سلطان نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ میں بادشاہ کے سامنے جا رہا ہوں۔ ذرا سی دیر میں جن ایک شاندار شاہی لباس لے کر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک گھوڑا بھی تھا جو بڑی خوبصورت جڑاؤ زین سے سجا ہوا تھا۔ 40 غلام ساتھ تھے اور ہزاروں لاکھوں سونے چاندی کے سکے تھے تاکہ الادین جس راستے سے گزرے وہ سونے چاندی لوٹاتا ہوا جائے۔ الادین گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ وہ جس راستے سے گزرتا دولت کی بارش کرتا جاتا تھا۔ اس طرح شاہانہ انداز سے یہ جلوس شاہی محل پہنچا۔ بادشاہ نے تخت سے اتر کر الادین کا استقبال کیا اور اسے ایک بہت بڑے کمرے میں لے گیا جہاں بڑی شاندار دعوت کا انتظام کیا گیا تھا۔ الادین نے شاہی خاندان کے لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے الادین سے کہا، اگر تم آج محل میں ٹھہرو تو میں شام کو شادی کا انتظام کر دوں۔ الادین نے بڑے ادب سے کہا، عالی جناب میری درخواست ہے کہ آپ مجھے ذرا سی مہلت دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں شہزادی کے شایان شان ایک محل تعمیر کر لوں۔ اگر آپ کی نظر میں اس کے لیے کوئی مناسب جگہ ہو تو مجھے اجازت دیجیے کہ وہاں کوئی محل بنا دیا جائے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ محل بنواؤں گا۔ بادشاہ اس بات سے بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ میرے عزیز، ہمارے محل کے سامنے ایک بہت بڑا میدان ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو یہاں اپنا محل بنوا لو۔ الادین بادشاہ کے پاس سے رخصت ہو کر گھر آیا اور اس نے چراغ رگڑ کر جن کو بلایا اور اس سے کہا، بھائی جن، تم نے میرے کام بڑے سلیقے اور پھرتی کے ساتھ کیے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ شاہی محل کے سامنے میرا ایک شاندار محل بنا دو جہاں ہماری شہزادی رہ سکے۔ اس محل میں ایک بہت بڑا ہال ہو جس میں سونے اور چاندی کی پچکاری ہو۔ اس میں 23 کھڑکیاں ہوں جن میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہوں۔ جب یہ محل تعمیر ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ اگلے دن صبح جب الادین کی آنکھ کھلی تو جن داخل ہوا اور بولا، اے میرے مالک، آپ کا محل تیار ہے۔
आप खुद जाकर उसको देख लें। जिन फौरन ही अलादीन को वहां ले गया। अलादीन उस महल को देखकर बेहद खुश हुआ और बोला, वाह भाई वाह, बड़ा शानदार महल है। ऐसा महल तो शायद ही किसी बादशाह का हो। अलबत्ता मैं तुमसे एक बात कहना भूल गया। मैं चाहता हूं कि हमारे महल के दरवाजे से लेकर बादशाह के महल तक एक मखमल का कालीन बिछा दिया जाए। अभी अलादीन की जुबान से ये अल्फाज निकले ही थे कि जरा सी देर में महल के सामने एक कालीन बिछ गया। जिन अलादीन को उसके घर ले गया। जरा सी देर में जब बादशाह के महल के दरवाजे खुले तो क्या देखता है कि जहां सामने कल तक एक मैदान था, वहां एक खूबसूरत महल बना खड़ा है। किसी की समझ में न आया कि ये क्या हो गया। वजीर ने जब अपनी आंखों से ये मंजर देखा तो घबरा गया और दौड़ता हुआ बादशाह के पास गया और बोला, जहां पना मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। आज तक कोई मकान इतनी तेजी से नहीं बना। बादशाह ने कहा, इसमें हैरान होने की क्या बात है, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इधर अलादीन घर आकर देखा कि उसकी माँ बड़े शानदार लिबास में बैठी हुई थी। तब उसे याद आया कि उसने खुद जिन से कहकर माँ के लिए भी शानदार पहनने के लिए जोड़ा मंगाया था। उसके बाद अलादीन अपनी माँ को लेकर अपने नए महल में आया। अलादीन बड़ी एहतियात से अपना चिराग भी ले आया था। अब तो बड़ी जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अलादीन ने जिन की मदद से शादी का बड़ा अच्छा इंतजाम कर दिया था। हर तरफ चहल पहल हो गई। शाम को शहजादी बदरुल बदर से अलादीन की शादी हो गई। अगले दिन अलादीन ने बादशाह को अपने महल में दावत दी। इतना शानदार महल देखकर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। दीवारों में जड़े हुए हीरे जवाहरात देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। उसने इतनी शानदार खिड़कियां इससे पहले कभी न देखी थी। लेकिन एक खिड़की देखकर वो हैरत में रह गया, क्योंकि उस खिड़की में अभी काम पूरा ना हुआ था। बादशाह ने कहा, अरे ये खिड़की तो अभी पूरी नहीं हुई, क्या बात है? अलादीन ने कहा, मैंने जानबूझकर ये खिड़की पूरी नहीं करवाई। मैं चाहता हूं कि आपके कारीगर उसे पूरा करें। बादशाह ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे कारीगर को भी इस महल में काम करने का मौका मिलेगा। उसके बाद बादशाह ने अपने कारीगरों को हुक्म दिया कि वो उस खिड़की का काम खत्म करें। लेकिन जब काम शुरू हुआ तो शाही खानदान के तमाम जवाहरात खत्म हो गए थे और अभी खिड़की का आधा काम भी खत्म नहीं हुआ। इसलिए अलादीन ने कारीगरों से कहा कि ये जवाहरात निकाल लो और अपने खजाने में ले जाओ, मैं खुद इस काम को मुकम्मल करा दूंगा। यह कहकर अलादीन ने अपने जिन को बुलाया और उससे कहा कि इस काम को ख़त्म कर दो। जिन ने ज़रा सी देर में यह काम ख़त्म कर दिया और ये खिड़की दूसरी 23 खिड़कियों की तरह जगमगाने लगी। बादशाह भी ये देखकर हैरत में पड़ गया। आप अलादीन और शहजादी बदरुल बदर बड़े मज़े में उस महल में रहते रहे। अलादीन से शहर के तमाम लोग मोहब्बत करते थे। वो जिस सड़क से गुजरता दौलत की बारिश करता। शहर में कोई गरीब आदमी नहीं रहा था। सब लोग खाते पीते और अलादीन को दुआ देते। अब आइए उस जादूगर का हाल सुने जो अलादीन का चचा बनकर आया था। ये बूढ़ा जादूगर बरसों तक यही समझता रहा कि अलादीन गार में मर चुका होगा। लेकिन एक दिन उसे अपने जादू के जोर से मालूम हुआ कि अलादीन न सिर्फ जिंदा है बल्कि उसे चिराग का हाल भी मालूम हुआ है और वो चिराग के जिन की बदौलत ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है। अब तो उसके गुस्से की कोई हद न रही। वो उससे बदला लेने के लिए चीन रवाना हो गया। चीन में पहुंचकर उसे अलादीन का हाल मालूम हुआ। उसका महल देखकर तो उसका खून खौलने लगा। उसने सोचा कि किसी न किसी तरकीब से मैं चिराग को उसके हाथ से ले लूंगा और अलादीन को फिर उसी जगह पहुंचा दूंगा जहां वो था। इत्तेफाक से जब बुढ़ा जादूगर शहर में आया तो अलादीन शिकार के लिए गया हुआ था। जादूगर ने एक दुकान से जाकर बड़े खूबसूरत खूबसूरत 12 चिराग खरीदे और उसे एक टोकरी में रखकर अलादीन के महल के चारों तरफ फिरने लगा। वो जोर जोर से खवांचे वालों की तरह चिल्लाता जाता था, पुराने चिराग के बदले नए चिराग ले लो, पुराने चिराग के बदले नए चिराग ले लो। जो सुनता वो हैरान रह जाता कि ये कैसा पागल है जो पुराने चिराग के बदले नए चिराग दे रहा है। उसके पीछे पीछे लड़के तालियां बजा रहे थे, लेकिन जादूगर उसी तरह आवाजें लगाता रहा। महल की एक कनीज ने जब यह सुना तो वो दौड़ी दौड़ी शहजादी के पास आई और बोली, एक पागल आदमी पुराने चिराग के बदले में नया चिराग दे रहा है। अगर आप कहें तो हम भी अपना पुराना चिराग देकर नया चिराग ले लें। हमारे यहाँ कोठड़ी में एक पुराना चिराग पड़ा हुआ है। शहजादी ने कहा, अगर वो बदल दे तो ज़रूर बदल डालो। कनीज वो चिराग लेकर बूढ़े जादूगर के पास गई। जादूगर उसे देखकर फौरन पहचान गया। ज़रूर यही वो चिराग है जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आया था। उसने जल्दी से नया चिराग दिया और पुराना चिराग लेकर भागा। जब वो एक सुनसान जगह पर आया तो उसने नए चिरागों का टोकरा फेंक दिया। जल्दी से चिराग को रगड़ा। एकदम से जिन सामने आया और बोला, मैं चिराग का जिन हूँ और जिसके पास ये चिराग है उसका गुलाम हूँ। जादूगर ने कहा, मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि अलादीन के महल को उसी हालत में अफ्रीका में मेरे यहाँ पहुँचा दो। अगले रोज जब बादशाह उठा तो खिड़की में से जो उसने देखा तो अलादीन के महल का नामो निशान भी दिखाई न दिया।
वो हैरान रह गया। उसको तो बस वही मैदान नजर आया जैसा कि महल बनने से पहले था। उसने फौरन अपने वजीर को बुलाया और उससे कहा, जरा देखो तो हमारे अलादीन का महल कहाँ गया। वजीर भी हैरत में रह गया। उसने बादशाह से कहा, मुझे तो पहले ही शक था कि सारा काम जादू के जोर से हो रहा है और अलादीन कोई जादूगर है। अब तो बादशाह को अलादीन पर बड़ा गुस्सा आया। उसने हुक्म दिया कि जहां कहीं भी अलादीन नजर आए उसे फौरन गिरफ्तार करके मेरे सामने लाया जाए। बादशाह के आदमी फौरन जंगल की तरफ गए। वहां उन्होंने अलादीन को गिरफ्तार कर लिया और उसके हाथों में हथकड़ी डालकर उसे ले चले। जब वो इस तरह शहर में दाखिल हुए तो लोग हैरान रह गए कि क्या हो गया। वो डर गए कि बादशाह अलादीन से नाराज हो गया और उसे जान से मार डालेगा। इस ख्याल से वो उसके पीछे पीछे चल पड़े। इस तरह अलादीन बादशाह के सामने लाया गया। बादशाह ने पहले तो उसको मारने के लिए हुक्म दे दिया था, लेकिन जब उसने देखा कि अगर अलादीन को मारा गया तो मुल्क में उसके खिलाफ बगावत हो जाएगी, तो बादशाह ने अपना हुक्म वापस ले लिया और कहा, इसे छोड़ दो। अलादीन बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और बोला, जहां पना मुझे मेरा कसूर बताइए। बादशाह ने कहा, हमसे अपना कसूर पूछता है, जरा खिड़की में से देख कहाँ गया वो महल और कहाँ है मेरी बेटी। अलादीन देख कर हैरान रह गया। उसने सर झुकाकर कहा, जहां पना मुझे कुछ पता नहीं क्या हो गया, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ। बादशाह ने कहा, मुझे तुम्हारे महल से कोई दिलचस्पी नहीं है, अलबत्ता मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। अगर तुम फौरन मेरी बेटी को नहीं लाते तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। अलादीन ने कहा, मुझे सिर्फ 40 दिन की मोहलत दीजिए, मैं अपनी बीवी को खुद तलाश करूंगा। बादशाह ने कहा, दूर हो जाओ सामने से और शहजादी को कहीं से लेकर आओ। वहां से अलादीन बाहर निकला और 3 दिन तक मारा मारा फिरता रहा। आखिर चलते चलते वो दरिया के किनारे पहुंचा। वो सोचता हुआ जा रहा था कि मैं अपनी शहजादी को कहाँ से ढूंढ कर लाऊं कि बेख्याली में उसका पांव फिसल गया। इत्तेफाक से अलादीन की उंगली में वही अंगूठी थी जो जादूगर ने उसे गार में दाखिल होते हुए पहनाई थी। ये अंगूठी जमीन से रगड़ गई। फौरन ही वो जिन सामने आ गया और बोला, मैं अंगूठी का जिन हूँ और जिसके पास ये अंगूठी है उसका गुलाम हूँ। अलादीन उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे भाई, तुमने इससे पहले भी मेरी जान बचाई थी, एक बार फिर मेरी मदद करो, मुझे वहां पहुंचा दो जहां मेरा महल और मेरी शहजादी है। उस जिन ने उसी वक्त उसे अफ्रीका उस जगह पहुंचा दिया जहां उसका महल था। वो चुपचाप उस खिड़की के पास आ गया जो शहजादी के कमरे की खिड़की थी। इत्तेफाक से एक कनीज ने जो खिड़की खोली तो उसकी नजर अलादीन पर पड़ी। उसने फौरन शहजादी को जाकर बताया। शहजादी भी दौड़ी हुई खिड़की के पास आई। वो भी अलादीन को देखकर फूली न समाई। उसने कहा, तुम पिछले दरवाजे से आ जाओ, मैं अभी अपनी कनीज से खुलवाती हूँ, किसी को पता भी न चलेगा। जरा सी देर में अलादीन महल के अंदर पहुंच गया। वो बेहद खुश हुआ। उसने शहजादी से कहा, जरा ये तो बताओ कि वो चिराग कहाँ है। उसने कहा, मुझे शक है कि सारी गड़बड़ चिराग की वजह से हुई। शहजादी ने चिराग के बदलने का किस्सा सुनाया और बताया कि किस तरह यह महल उड़ता हुआ यहाँ पहुंचा और अब ये बुढ़े के कब्जे में है। अलादीन ने कहा, तुम ये बताओ कि चिराग कहाँ है। शहजादी ने कहा, उस चिराग को वो हर वक्त अपने पास रखता है और एक दिन वो मुझसे कह रहा था कि तुम मेरी बीवी बन जाओ। अब अलादीन तुमको हासिल नहीं कर सकता क्योंकि ये चिराग अब मेरे कब्जे में है, लेकिन मैं उससे नफरत करती हूँ और उसकी बातों में नहीं आई। अलादीन ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी उस जादूगर का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर वो चुपके से बाजार गया। वहाँ उसने एक पाउडर खरीदा। ये दरअसल एक खास किस्म का जहर था। उसने शहजादी से कहा, मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा करो। आज जब जादूगर तुम्हारे पास आए तो तुम बड़े अच्छे कपड़े पहनकर उसके पास जाओ और उसे कहना, अब जबकि अलादीन को मेरे बाप ने मरवा दिया होगा, मैं उसे भूल गई हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ, इसलिए इस खुशी में बहुत अच्छी शराब का इंतजाम करो। शहजादी ने कहा, जब वो शराब ले आए तो मैं क्या करूँ। अलादीन ने कहा, तुम चुपके से उसके गिलास में यह पाउडर मिला देना और फिर उसको अपने हाथ से पिला देना, फिर देखना क्या होता है। शहजादी ने यही किया और जादूगर जब आया तो वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर उसके पास गई और बड़ी मोहब्बत से बोली, आज से मैं अलादीन को बिल्कुल भूल गई हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब मेरे बाप ने वहाँ महल न देखा होगा तो उसने अलादीन को ज़रूर मरवा दिया होगा। इसलिए अब हम और तुम एक साथ रहेंगे। आज से तुम मेरी आंखों में एक आंसू ना पाओगे, इसलिए इस खुशी में हम दोनों आज बहुत अच्छी शराब पियेंगे। ये सुनकर जादूगर बहुत खुश हुआ। वो दौड़ा हुआ गया और जरा सी देर में बहुत अच्छी शराब लेकर आया। शहजादी ने मौका पाकर उसके गिलास में पाउडर डाल दिया और अपने हाथ से उसे पिलाने लगी। जादूगर इतना खुश हुआ कि उसने घटाघट सारा गिलास खत्म कर दिया। अभी शराब उसके पेट में गई थी कि वो एकदम से कुर्सी पर गिरकर मर गया। जैसे ही वो मरा, अलादीन दौड़ता हुआ आया। उसने वो चिराग उसकी जेब में से निकाला और उसे रगड़ा। उसका रगड़ना था कि जिन सामने आ गया और बोला, मैं चिराग का जिन हूँ, जिसके पास ये चिराग है मैं उसका गुलाम हूँ। अलादीन ने कहा, मेरे भाई, हम सबको बेल समेत चीन में हमारे शहर में पहुंचा दो।
अलादीन का कहना था कि जरा सी देर में यह महल उड़ता हुआ अपनी जगह पर पहुंच गया। उधर बादशाह का यह आलम था कि रोजाना सुबह सुबह वो खिड़की से देखा करता था, लेकिन वहां उसे सिर्फ मैदान दिखाई देता। आज जब वो खिड़की में आया तो देखता है कि महल अपनी जगह पर मौजूद है। बादशाह सोचने लगा कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। वो आंखें मलता दौड़ता हुआ अलादीन के महल की तरफ गया। अलादीन ने बादशाह के इस्तकबाल के लिए दरवाजे खोल दिए तो बादशाह ने कहा, दूर हटो, मुझे पहले अपनी बेटी से मिलने दो, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। शहजादी भी बादशाह की आवाज़ सुनकर दौड़ी हुई आई। बादशाह ने उसे सीने से लगा लिया। शहजादी ने बादशाह को शुरू से आखिर तक का सारा किस्सा सुना दिया। उसे सुनकर बादशाह को इत्मीनान हुआ और उसने अलादीन को भी सीने से लगा लिया। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने सारे शहर में मनादी करा दी कि आज शहजादी के आने की खुशी मनाई जाएगी। फिर तो सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। जब बादशाह मर गया तो अलादीन चीन के तख्त पर बैठा और उसने फिर बरसों तक रहम व इंसाफ के साथ हुकूमत की। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, मगर जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।